तुमचं अभ्यास हाच मंत्र या यूट्यूब चॅनलवरती. तर आज आपण CTETसाठी लागणारे SST म्हणजे सोशल सायन्सचे काही प्रश्न पाहणार आहात. यामध्ये प्रश्न प्लस त्याच्याबरोबर त्याची प्रश्नांचं डिटेल इन्फॉर्मेशन पण देण्यात आलेले आहे. तर व्हिडिओ तुम्ही संपूर्ण पहा. प्रश्न पहिला, भिलाई इस्पताल कारखाना स्थित आहे. तर ऑप्शन आहेत, एक झारखंड, बी छत्तीसगड, सी मध्य प्रदेश आणि डी ओडिसा. तर भिलाई इस्पताल कारखाना कुठे आहे? तर भिलाई इस्पताल कारखाना हा छत्तीसगडमध्ये स्थित आहे. तर ऑप्शन क्रमांक बी. ऑप्शन क्रमांक बी. प्रश्न पहा. स्पष्टीकरण बघा. भिलाई इस्पताल कारखाना याचं ऑप्शन आहे बी. तर स्पष्टीकरण आपण पाहूया. तर भिलाई इस्पताल कारखाना छत्तीसगढ़ में स्थित है. भिलाई इस्पताल संयंत्रणा की स्थापना 1955 ईस्वी सन में रूस के सहयोग के छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में की गई तथा उत्पादन 1959 से प्रारंभ हुआ. यह संयंत्रणा कोलकाता मुंबई रेल मार्ग पर स्थित है. म्हणजेच कोलकाता मुंबई रेल मार्गावरती ही भिलाई इस्पताल कारखाना स्थित आहे. यहाँ लौह अयस्क डल्ली राजहरा खानों से तथा कोयला कोरबा और करगाली खानों से प्राप्त होता है. बोकारो इस्पताल संयंत्रणा की स्थापना रूस के सहयोग से 1964 में बोकारो म्हणजे झारखंड में स्थापित किया गया है. राउरकेला इस्पताल संयंत्रणा जर्मनी के सहयोग से 1959 ईस्वी में ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले में स्थापित किया गया है. नोट, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया म्हणजे SAIL सेल की स्थापना जनवरी 1954 की गई है. तर प्रश्न दुसरा बघू. निम्नलिखित शैलों में से कौन सी अवसादी शैल की उदाहरणे? अवसादी शैल मार्बल, स्लेट शैल आणि ग्रॅनाइट. तर ऑप्शन आहे, तर याचं ऑप्शन आहे सी. शैल हे काय आहे? तर शैल काय आहे? अवसादी शैल काय आहे? तर निम्नलिखित में से अवसादी शैल उदाहरण आहे. तर सी शैल हे काय आहे? अवसादी शैलाचं उदाहरण आहे. स्पष्टीकरण बघू. शैल अवसादी चट्टान का उदाहरण है. म्हणजे शैल हे अवसादी चट्टानचं उदाहरण आहे. पृथ्वी तल पर आग्नेय व रूपांतरित चट्टानों के अपर्दन व निक्षेपण के फलस्वरूप निर्मित चट्टानों को अवसादी चट्टान कहते हैं. अपर्दन आणि निक्षेपण या क्रिया होऊन काय होते की पर्वतांच्या पासून शैल निर्माण झालेले आहेत. तर पुढे पहा. इन्हें परतदार चट्टान भी कहा जाता है. इनके निर्माण में जैविक अवशेषों का भी योगदान होता है. म्हणजे जैविक अवशेषांचा पण याच्यामध्ये योगदान असतो. क यांत्रिकी क्रियाओं द्वारा निर्मित चट्टानों बलुआ पत्थर, कांगालो मेरेट या गोलाश्म चिका मिट्टी शैल तथा लोएस. ख जैविक तत्वों से निर्मित अवसाद चट्टान जूना पत्थर, कोयला, पीट आदि इत्यादि से होता है. रासायनिक तत्वों से निर्मित अवसादी चट्टान खड़िया मिट्टी, सेल, खड़ी नमक की चट्टान. चट्टान 3 प्रकार की होती है. आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान आणि रूपांतरित चट्टान. चट्टानाचे 3 प्रकार कोणते आहेत? तर आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान आणि रूपांतरित चट्टान. तर इथं काय आहे? अवसादी शैल हे कशापासून आहे? शेलपासून निर्मित आहे. तर प्रश्न तिसरा पहा. पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा सदैव होती है. कहाँ पर होती है? पुच्छल तारे की पूंछ सदैव कौन से दिशा में होती है? सूर्य से दूर होती है, सूर्य की ओर होती है, उत्तर पूर्व की ओर होती है की दक्षिण पूर्व की होते. तर पुच्छल तारे म्हणजे द टेल ऑफ अ कॉमेट ऑलवेज पॉइंट. म्हणजे पुच्छल ताऱ्याची जी शेपूट असते, तेल म्हणजे त्याचा निव्वळता जो टोक असतो तो कोणत्या दिशेला असतो? तर इथं स्पष्टीकरण पहा. तर ऑप्शन आहे याचं ए. तर ऑप्शन काय आहे? ए. तर याचं स्पष्टीकरण आपण पाहूया. पुच्छल तारे ऑप्शन क्रमांक ए ऑलवेज फ्रॉम सूर्य से दूर, सूर्यापासून दूर असते. पुच्छल तारे की पूंछ काय असते? सूर्यापासून दूर असते. बघा स्पष्टीकरण. पुच्छल तारे
पुच्चल तारे की पूछ की दिशा सदैव सूर्य से दूर होती है। ये आकस्मिक धूल, बर्फ और हिमानी गैसों के पिंड है जो सूर्य से दूर अंधेरे क्षेत्र में रहते हैं। सूर्य के चारों ओर से लंबी किंतु अनियमित या असमकेंद्रित कक्षा में घूमते रहते हैं। सूर्यापासून लांब अशा अनियमित कक्षामध्ये ते फिरत असतात। जब सूर्य के समीप से गुजरते हैं तो गर्म होकर इन गैसों की फुहार निकलती है जो लंबी चमकीली पूंछ के समान प्रतीत होती है। सूर्याच्या इथून जवळून ज्यावेळी जाते तेव्हा उष्णतेमुळे काय होते की त्यांच्यातनं गॅस बाहेर येतो, फुकार निकलती आणि ते शेपटासारखं चमकते। पूछ म्हणजे शेपूटसारखं एखादे समान प्रतीत होते। सामान्य अवस्था में पुच्छल तारा बिना पूछ का होता है। पुच्छल तारा के शीर्ष को कोमा कहते हैं। इथं नोट सांगितलेले आहेत बघा, नोट करून ठेवायचं। हेलेका धूमकेतु 76 वर्षों के अंतराल पर दिखाई देती है। हेलेका नावाचं जे धूमकेतू आहे ते किती 76 वर्षाच्या अंतराने पाहायला मिळते। प्रश्न 4, निम्नलिखित में से कौन भ्रंश से संबंधित है? भ्रंश से संबंधित कौन है? तर 1 नतीलंब घाटी, बी समपनती, सी हॉकबैक, डी ग्रैबेन। तर भ्रंश से संबंधित क्या है? भ्रंश घाटी का विकास तब होता है जब दो भ्रंश रेखाओं के बीच की चट्टानें स्तंभ। भ्रंश घाटियाँ लंबी, संकरी व गहरी होती है। इन्हें जर्मन भाषा में ग्राबेन कहा जाता है। विभिन्न स्थानों पर संपीड़न की भिन्नता के कारण कभी कभी एक वृहद अपनति के कई छोटी छोटी अपनतियाँ व अपनतियाँ मिलती है। ऐसी आवृत्ति को समपन्नति कहते हैं। इसी तरह जब असामान्य संपीड़न के कारण एक बृहद अभिनति के अंतर्गत कई छोटी छोटी अपनतियाँ व अभिनतियाँ बन जाती है तो उस बृहद अभिनति को समभिनति कहते हैं। इन दोनों स्थलाकृतियों को पंखाकार वलन कहते हैं। तर प्रश्न 5 बघू। निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है? म्हणजेच उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नाही आहे। ए अरेबिया, बी अटाकामा, सी गोबी आणि डी कलाहारी। तर ऑप्शन क्रमांक काय आहे? तर 4, ऑप्शन क्रमांक 4 गोबी। तर सी गोबी हे नाही आहे, उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नाही आहे। सी अरेबियामध्ये आहे उष्णकटिबंधीय, अटाकामामध्ये आहे आणि कलाहारीमध्ये, गोबीमध्ये नाही। तर ऑप्शन क्रमांक सी बघा, गोबी उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नाही आहे। गोबी हे काय आहे? उष्णकटिबंधीय स्थळ नाही आहे। जबकि अरेबिया, अटाकामा, कालाहारी उष्णकटिबंधीय मरुस्थल है। गोबी मरुस्थल चीन और मंगोलिया में स्थित है। गोबी हे कुठे आहे? चीन आणि मंगोलिया याच्यामध्ये स्थित आहे। विश्व के ठंडे रेगिस्तानों में से एक है। म्हणजे गोबी हे काय आहे? थंड वाळवंट ठिकाण आहे। गोबी हे थंड वाळवंटाचे ठिकाण आहे। रेगिस्तान में से एक है जहाँ तापमान 0 से 40 डिग्री नीचे होते। 0 ते 40 डिग्रीपर्यंत तापमान तिथं कमी असते चला जाता है। यह मरुस्थल अल्ताई पर्वतमाला से घिरा हुआ है। कोणत्या पर्वताशी घेरलेला आहे? तर हे अल्ताई पर्वतमाला से घिरा हुआ है। सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है। तर सहारा वाळवंट हे काय आहे की सर्वात मोठे वाळवंट आहे। सबसे बडा म्हणजे जगातील सर्वात मोठे वाळवंट आहे सहारा वाळवंट आणि तिथे गर्म मरुस्थल आहे। विश्व के रेगिस्तान कोणकोणते आहे बघा? विश्वचे रेगिस्तान काराकुम मरुस्थल तुर्कमेनिस्तानमध्ये स्थित आहे। अटाकामा मरुस्थल उत्तरी चिलीमध्ये आहे। नोट, थार रेगिस्तान एक उष्णकटिबंधीय मरुस्थल है। इसका विस्तार भारत और पाकिस्तान में है। तर प्रश्न क्रमांक 6 पहा, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकार से संबंधित है? भारतीय संविधानचा कोणता भाग हा मौलिक अधिकाराशी संबंधित आहे? मौलिक अधिकार ए भाग 2, बी भाग 1, सी भाग 3 आणि डी भाग 4। तर भारतीय संविधान का भाग 3 मौलिक अधिकारों से संबंधित है। यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारतातील संविधान भाग 3 मौलिक अधिकाराशी संबंधित आहे। तर भारतीय संविधान हे भाग 3 मधल्या मौलिक अधिकाराशी संबंधित आणि ते अमेरिकेच्या संविधानातून घेतलं गेलेलं आहे, हे लक्षात ठेवा। संविधान में इसका उल्लेख अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया है। संविधानामध्ये भारतीय संविधानाचा उल्लेख 12 ते 35
अनुच्छेदामध्ये केलं गेलेलं आहे। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। संविधानाच्या भाग 3ला भारताचा मैग्ना कार्टा असं संबोधलं जाते। मूल अधिकारों को संविधान द्वारा सुरक्षा प्रदान की गई है जो राष्ट्र के लिए आवश्यक है। मूल रूप से संविधान में 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए। तर एकूण किती मूळ अधिकार आहेत तर 7 अधिकार आहेत। तर लेकिन बाद में 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ती के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से हटा गया है। म्हणजे संपत्तीच्या अधिकाराला हे 1978 द्वारा 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्तीच्या अधिकाराला हे मूळ अधिकारातनं हटवलं गेलेलं आहे। तर इसे संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 के तहत कानून अधिकार बना गया आहे। म्हणजे संविधान मग त्याला काय केलेलं आहे की संपत्तीच्या अधिकाराला हे कानून अधिकार बनवलं गेलेलं आहे। वर्तमान में 6 मूल अधिकार आहे। आता सध्या 7 पैकी किती आहेत 6 आहेत। तर समता का अधिकार अणु 14 ते 18व्या कलमामध्ये समताचा अधिकार आहे। हे लिहून घ्या, नोट डाऊन करायचे वहीमध्ये, पटपट नोट्स काढायचे आणि मी जे घेते त्याच्यातले आपण पटपट शॉर्ट नोट्स काढून ठेवायचे आपल्या तावावरती। समताचा अधिकार 14 ते 18व्या अनुच्छेदमध्ये आहे। स्वतंत्रताचा अधिकार हा 19 ते 22व्या अनुच्छेदानुसार आहे। शोषण के विरुद्ध अधिकार हे 23 ते 24व्या अनुच्छेद। धार्मिक स्वतंत्रता हे 25 ते 28च्या दरम्यान आणि संस्कृती एवं शिक्षा संबंधित अधिकार हे महत्त्वाचं बघा। संस्कृती एवं शिक्षा संबंधित अधिकार 29 ते 30 या कायद्यानुसार आहे। संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32व्या अधिकारनुसार आहे। तर प्रश्न क्रमांक 7 पाहू। पंचायती राज्य को सुदृढ़ करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान संशोधन किया गया है। पंचायत राज को सुदृढ़ करने के लिए निम्नलिखित में से पंचायत राज्याला सुदृढ करण्यासाठी भारतीय संविधानामध्ये संशोधन कोणत्या कलमाला संशोधन केलं आहे। 44th अमेंडमेंट म्हणजे 24वां संशोधन, 42वां संशोधन, 73वां संशोधन की 86वां संशोधन। तर पंचायती राज को सुदृढ करने के लिए 73वां ऑप्शन क्रमांक सी। तर 73वां संविधान संशोधन सुदृढ केले गेले आहे। तर पंचायत राज्य को सुदृढ़ करने हेतु भारतीय संविधान सभा द्वारा 73वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया है। 1993 में लागू हुआ। भारत में पंचायत राज शब्द का उल्लेख ग्रामीण स्थानिक स्वशासन में संबंधित है। राजस्थान देश का पहला राज्य था जहां पंचायत राज की स्थापना हुई। भारतातील राजस्थान काय आहे हे पहिलं राज्य आहे जिथे काय केलेलं आहे की पंचायत राज्याची स्थापना केली गेलेली आहे। तर पुढे पहा स्थापना की गई है, हे नोट डाऊन करायचे जे महत्त्वाचे। तर प्रश्न पहा पुढचा। शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर पंचायत व्यवस्था की शुरुआत पंचायत व्यवस्था की शुरुआत ही 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में तत्कालीन प्रधानमंत्री म्हणजे राजस्थानबद्दल माहिती दिलेली बघा। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिल्ह्यामध्ये त्या काळी जे पंतप्रधान होते जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया है। इस अधिनियम के भारत के संविधान में एक नया खंड भाग 4 सम्मिलित किया गया। इसे पंचायत के नाम से जाना जाता है। तर पंचायत से नाम से जाना जाता है। अनुच्छेद 243 से 243 न तक से सम्मिलित है। इस अधिनियम ने संविधान में 11वीं अनुसूची भी जोड़ी। इस अनुसूची में 29 विषय सम्मिलित है। नोट करायचा है संविधान के अनुच्छेद 40 को एक व्यवहारिक रूप दिया जिसमें कहा है कि राज्य ग्राम पंचायतों की गठित करने के लिए एक कदम उठाएगा। प्रश्न क्रमांक 8 पाहू। आंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित आहे। आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाचं मुख्यालय कुठे स्थित आहे तर आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाचं मुख्यालय कुठे आहे द हेग। तर ऑप्शन क्रमांक सी। तर ऑप्शन क्रमांक सी।
द हेग या ठिकाणी स्थित आहे. आंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग में स्थित है. इसकी स्थापना 1944. तुम्हाला स्पष्टीकरण बघा इथं. याची स्थापना द हेगची स्थापना न्यायालय आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाचं मुख्यालय कुठे आहे? आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाचं मुख्यालय द हेग या ठिकाणी आहे. लक्षात ठेवा, आंतरराष्ट्रीय न्यायालय कुठे आहे? द हेग या ठिकाणी आहे. याची स्थापना 1945 साली झालेली होती. संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा की गई और अप्रैल 1946 से काम करना शुरू किया था. न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं जिन्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद द्वारा 9 वर्षों के लिए चुनाव जाता है. ये दोनों निकास एक समय पर लेकिन अलग अलग मतदार के हैं. अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारतीय न्यायालय का क्रम सर बेनेगल राव 1952 से 53, नागेंद्र सिंह 1985 से 1988, रघुनंदन स्वरूप पाठक 1989 से 1991, दलवीर भंडारे 27 अप्रैल 2012 से अब तक. यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है. तर प्रश्न 9 बघू. जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन विषय भारतीय संविधान के अंतर्गत किस सूची में शामिल है? जनसंख्या नियंत्रण व परिवार से सूचित. ऑप्शन क्रमांक 1 संघ सूची, बी राज्य सूची, सी समवर्ती सूची आणि डी अवशिष्ट सूची. तर समवर्ती सूचीसाठी जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन हे कशाशी निगडीत आहे? तर समवर्ती सूचीमध्ये आहे. ऑप्शन क्रमांक सी. तर स्पष्टीकरण पहा. जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन विषय भारतीय संविधान के अंतर्गत समवर्ती सूचीमध्ये सामील होते. जनसंख्या आणि परिवार नियोजन हे कशामध्ये सामील होते? समवर्ती सूचीमध्ये. समावेशी सूची समवर्ती सूचीमध्ये शामिल होते. संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख 7वीं अनुसूची में है. संघ सूची में मूल रूप से 97 विषय, राज्य सूची में मूल रूप से 66 विषय और समवर्ती सूची में 47 विषय है. संघ सूची के विषय भारतीय रिजर्व बैंक, संघ लोक कारुण, डाकघर, बचत बैंक, रेल, रक्षा उद्योग, जनगणना, अखिल भारतीय सेवाएं आदी. राज्य सूची बघा. राज्य सूचीमध्ये लोकव्यवस्था, पोलीस, पथकर, कृषी, आयकर कर, राज्य लोक ऋण, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता आदींचा अंतर्भाव होतो. समवर्ती सूचीमध्ये बाट माप जिनके अंतर्गत मानकों का नियत किया जाना, सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक यह के जन्म मरण सांख्यिकी जिसके अंतर्गत जन्म और मृत्यू रजिस्ट्रेशन का भी अंतर्भाव होता. तर प्रश्न क्रमांक 10 पाहू. निम्नलिखित में से कौन सा निर्देशक सिद्धांत विदेश नीति से संबंधित है? अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 51. तर निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत विदेश नीति है? अनुच्छेद 51 में. ऑप्शन क्रमांक डी. स्पष्टीकरण बघा. नीति निदेशक सिद्धांत के अंतर्गत विदेश नीति से संबंधित है. इसका आशय यह है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करना तथा राष्ट्रों के बीच न्यायालय और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाकर राष्ट्रीय महत्व वाले घोषित किए गए कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि वाले स्मारक या स्थान या वस्तु का संरक्षण करना. अनुच्छेद 49 में कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक बनाने का प्रयास करना. अनुच्छेद 48 आणि अनुच्छेद 48 मध्ये पर्यावरण संरक्षण आदीचा समावेश होतो. राज्य की लोकसेवा आदि अनुच्छेद 50 मध्ये. आणि ग्रामपंचायतों का गठन और आवश्यक शक्तियाँ हे अनुच्छेद 40 मध्ये. तर 11 नंबरचा प्रश्न पाहू. तापक्रम विलोमता का अर्थ है. तापक्रम आणि विलोमताचा अर्थ काय आहे? बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता तापमान. तर तापमानाशी निगडीत हा प्रश्न आहे बघा. बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता तापमान. जसं जसं उंच उंच जाईल तसं तापमान वाढत जाते. तापमानचं विलोमता म्हणजे काय? विलोमन चा अर्थ काय की विलोम हे निगेटिव्ह अर्थ आहे बघा, म्हणजे कमी कमी होत जाणे. तापक्रम विलोमन. बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता तापक्रम होते का? बी. बढ़ती ऊंचाई के साथ घटता तापक्रम, बढ़ती ऊंचाई के साथ स्थिर तापक्रम, बढ़ती ऊंचाई के साथ अस्थिर तापक्रम.
तर विलोमन होणं. तापक्रम विलोमन का अर्थ काय आहे म्हणजे इन्व्हर्जन ऑफ टेम्परेचर. तुम्ही हिंदी समजत नसेल तर इंग्लिशमध्ये एकदा रीड करायचा क्वेश्चन. इंग्लिशचे शब्द म्हणजे आपल्याला थोडंफार अर्थ लागून जाते. तर याचा ऑप्शन आहे बघा ए, बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता तापक्रम. स्पष्टीकरण बघा. तापक्रम विलोमता का अर्थ हे बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता ताप म्हणजे विलोमता. सॉरी मगाशी म्हटलं मी निगेटिव्ह. तापक्रम विलोमता म्हणजे काय वाढत्या तापमानासह काय होते ऊंचाई जसं जसं वाढते तसं तापमान देखील वाढत जाते. हे नोट डाउन करा. सामान्य नियम के विपरीत जब वायुमंडल में ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान में कमी की जगह वृद्धि होने लगती है. तापीय विलोमता कहलाती है. इस स्थिति में जब गर्म हवा ठंडी हवा के ऊपर स्थापित हो जाती है. ज्यावेळी गर्म हवा ही ठंड हवाच्या वरती स्थापित हो जाते है वहाँ कोहरा बनता है. इस तरह का कोहरा जाड़े की रातों में प्रायः धुंध सा रहता है क्योंकि चिमनियों के धुएं विलोमता परत में पहुँचते इससे आसान बना देता है. निम्नलिखित प्रश्न 12वां. निम्नलिखित जलाशयों में से कौन रिहंद परियोजना से संबंधित है. जलाशयाशी संबंधित आहे बघा. गोविंद वल्लभ पंत सागर, गांधी सागर, जवाहर सागर की गोविंद सागर. निम्न जलाशयों में से कौन से रिहंद परियोजना से संबंधित आहे तर गोविंद वल्लभ पंत सागर. ऑप्शन क्रमांक 1 गोविंद वल्लभ पंत सागर हे कशाची आहे तर रिहंद परियोजना से संबंधित. स्पष्टीकरण बघा इथं तुम्ही. रिहंद गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय में संबंधित है. रिहंद परियोजना उत्तर प्रदेश में सोन की प्रसिद्ध घाटी में उसकी सहायक नदी रिहंद पर बनाया गया है. म्हणजे गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय हे काय केलेलं आहे की सोन या घाटीवरती ते स्थित आहे. इस बांध के पीछे गोविंद वल्लभ पंत सागर नामक एक कृत्रिम झील बनाई गई है. यह भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है. इथं स्पष्टीकरण आहे. तुम्हाला आणखीन पाहिजे तर तुम्ही वाचून घेऊ शकता. व्हिडिओ खूप लांब होणार आहे त्यासाठी मी स्किप केलेला आहे. बघा 13 नंबरचा प्रश्न पहा. शिपकिला प्रसिद्ध पर्वतीय दर्रा आहे. शिपकिला हे काय प्रसिद्ध पर्वतीय दर्रा आहे तर बघा उत्तराखंड का आहे, जम्मू एवं काश्मीर का आहे, सिक्कीमचा आहे का हिमाचल प्रदेश आहे तर हिमाचल प्रदेश. शिपकिला तर कशाशी आहे ते हिमाचल प्रदेश आणि शिपकिला हे हिमाचल प्रदेश चा एक पर्वतीय दर्रा है. शिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश का पर्वतीय दर्रा है. यह दर्रा शिमला के तिब्बत शिमला वर्ण शिपकिला. शिमला ट्रिक बघायचं बघा. शिमला वर्ण शिपकिला तर शिमला कुठे आहे हिमाचल प्रदेशमध्ये आहे. असं आपण ट्रिक्स एखादं तयार करू शकतो. काय प्रत्येक गोष्ट काय आता वाचल्यावर लक्षात राहते असं नाही. मग ट्रिक्स तयार करायची आपण आपल्याला जे आपण आपल्या मनात आपल्याला जसं समजेल आपल्या बुद्धीत राहील तसं ट्रिक्स करायची. आपल्याला समजलं की झालं. पुढे बघा. लद्दाख क्षेत्र में स्थित काराकोरम दर्रा भारत से सबसे ऊंचा दर्रा है. यहाँ से चीन को जाने वाली सड़क भी बनाई गई है. जोजिला दर्रा जास्कर श्रेणी में स्थित है. जोजिला हे जास्कर श्रेणीमध्ये आहे. इससे श्रीनगर से लेह का मार्ग, गुजरात के बनिहाल दर्रे से जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग गुजरात है तथा जवाहर सुरंग भी बनिहाल दर्रे में है. प्रश्न क्रमांक 14वां. सामाजिक अध्ययन के अध्यापक को विषय वस्तु के साथ साथ ज्ञान होना चाहिए. शिक्षण विधी पेडॉलॉजीवरती प्रश्न बघा. शिक्षण विधियों का मी सांगितलं ना प्रत्येक टॉपिकमध्ये तुम्हाला पेडॉलॉजी. आता SST मध्ये पण पेडॉलॉजीचे प्रश्न असतात बघा. 15 क्वेश्चन पेडॉलॉजीचे असतातच बघा. आता शिक्षण विधियों का, शिक्षा के उद्देश्यों का, शिक्षण तकनीक का आणि इनमें से कोई नहीं. सामाजिक अध्ययन के अध्यापक को विषय वस्तू के साथ साथ ज्ञान होना चाहिए. सामाजिक सोशल स्टडीच्या ज्या शिक्षकाला त्या विषयाच्या अभ्यासात ज्ञान नॉलेज बरोबरच आणि कुठल्या गोष्टीचं नॉलेज पाहिजे तर शिक्षण विधियों का, शिक्षा के उद्देश्यों का,
कि शिक्षण तकनीक का, इथे स्पष्टीकरण बघा, सामाजिक अध्ययन के अध्यापकों विषय वस्तु के साथ साथ शिक्षण शिक्षा के उद्देशों तथा शिक्षण तकनीक का भी ज्ञान होना चाहिए. म्हणजेच इथं ऑप्शन काय आहे बघा, ऑप्शन ए, बी आणि सी तिन्ही पण येते. शिक्षण विधियों ज्ञान पाहिजे, शिक्षा के उद्देश्यों का ज्ञान पाहिजे, शिक्षण तकनीक का ज्ञान होना चाहिए. जिस ढंग से शिक्षक शिक्षार्थियों को ज्ञान प्रदान करता है उसे शिक्षण विधि कहते हैं. शिक्षण विधी बघा, मॉन्टेसरी विधी मारिया मॉन्टेसरी प्रतिपादन कोणी केले? मारिया मॉन्टेसरीने. किंडरगार्टन विधी हे फोब्रेल यांनी केलेले आहे. तर इस प्रश्न में ए, बी, सी तीनों का विकल्प सही है. प्रश्न क्रमांक 15 पहा. भूगोल शिक्षण हेतू सर्वाधिक उपयोगी सहाय्यक सामग्री हे मानचित्र, कॅलेंडर, फ्लॅश कार्ड आणि बॅरोमीटर. तर भूगोलमध्ये कशाचा जास्त वापर केला जातो? तर मॅपचा वापर केला जातो. हे काय प्रश्न इझी आहे. तर चला पुढे बघा. अष्टाध्यायी के लेखक हे. अष्टाध्यायीचे लेखक कोण आहेत? पाणिनी, वेदव्यास, शुक्रदेव की वाल्मिकी. अष्टाध्यायीचे लेखक आहेत पाणिनी. तर अष्टाध्यायीचे कोण आहेत लेखक? अष्टाध्यायीचे लेखक आहेत पाणिनी. अष्टाध्यायी लेखक आहे बघा, इथं स्पष्टीकरण दिले. हे पटकन नोट डाऊन करायचे असे शब्द असतात. हे बघा, पुस्तक महाभारत कोणी लिहिले? वेदव्यासने. रामायण कोणी लिहिले? वाल्मिकीने. पंचतंत्र कोणी लिहिले? विष्णू शर्मा. प्रेमवाटिका रसखाण्यांचं. दशकुमार चरितम दंडी. अष्टाध्यायी पाणिनी. मुद्रा राक्षस विशाख दत्त. अर्थशास्त्र हे चाणक्यांचं. अशा प्रकारचे जे लेखक आहेत ते आपण नोट डाऊन करायचे, थांबवायचं व्हिडिओ आणि तिथंच काय करायचं, एका पानावर काढायचे की जे म्हणजे SSTचे नोट्स एका तावावरती काढायचे. पेपरला जाताना फास्टमध्ये म्हणजे पटपट आपण वाचू शकतो. पुढे पहा. प्रश्न क्रमांक 17. द्वितीय बौद्ध संगीती का आयोजन किसके राज्यकाल में हुआ था? दुसऱ्या बौद्ध संगीतीचा आयोजन कोणत्या राज्यकालामध्ये केले होते? महापद्मानंदन, उदयभद्र, शिशुनाग, कालाशोक. तर बघा इथं द्वितीय बौद्ध संगीती का आयोजन कालाशोक के, ऑप्शन क्रमांक डी, कालाशोकच्या राज्यकाल में हुआ था. बौद्ध समाय जो आयोग की गई. आता बघा इथं सभा. प्रथम बौद्ध संगीती 483. स्थान कुठं होतं? राजगृहामध्ये. अध्यक्ष कोण होतं? महाकस्पद. आणि शासनकाल कोणाचा होता? अजातशत्रूचा होता. हे पण आता तुम्ही चार्ट तयार करून घ्या, पटकन नोट डाऊन करायचं. द्वितीय बौद्ध संगीती कोण होता? 383व्या सालामध्ये. वैशाली. स्थान कुठं होतं? वैशाली. अध्यक्ष कोण होता? सुबुकामी. शासनकाल कोणाचा होता? कालाशोक यांचा. तृतीय बौद्ध संगीती 251. त्यांचं कोण होतं स्थान? पाटलीपुत्र. मग अध्यक्ष कोण होतं? मोगलीपुत्र तिस्स. शासनकाल कोणाचा होता? अशोकचा होता. चतुर्थ बौद्ध संगीतीचा इसवी सन प्रथम शताब्दीमध्ये झालेलं आहे. कुंडलवन. स्थान कुंडलवन. अध्यक्ष वासुमित्र अश्वघोष. शासनकाल कनिष्क यांचं होतं. नोट. चतुर्थ बौद्ध संगीती के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में हीनयान एवं महायान में विभाजित. चौथ्या म्हणजे चतुर्थ बौद्ध संगीतीच्या नंतर इसवी सन प्रथम शताब्दीनंतर काय झालं की बौद्धाच्या 2 भाग पडले. ते हीनयान आणि महायान असे त्यांचे 2 यानांमध्ये विभाजन झालेले आहे. प्रश्न 18 बघा. अकबर ने इबादत खाना का निर्माण करवाया था. फतेहपुर सिकरी में. कहाँ किया था? आगरा में, दिल्ली में, सिकंदर में. अकबर ने इबादत खाना कहाँ किया था? तर फतेहपुर सिकरी में किया था. ऑप्शन क्रमांक 1. तर अकबर ने इबादत खाना का निर्माण फतेहपुर सिकरी में करवाया था. इथं आपण आता हे तुम्ही ट्रिक्स करायचे काहीतरी आपल्याला लक्षात राहील तरी. इबादत खाना, फतेहपुर सिकरी, अकबर. तर ए बघा, अकबर ने इबादत खाना का निर्माण फतेहपुर सिकरी में करवाया था जिसका अर्थ पूजा का घर होता है. इसका निर्माण 1575 ईस्वी सन में किया गया था. इबादत खाना में अकबर विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ चर्चा करते थे. तर
पूजाचा घर याचा अर्थ काय होतो की इबादतखाना, याचा अर्थ काय होतो की पूजा करण्याचे देवघर आपण म्हणतो तशा प्रकारे. तर याचं इथे काय करायचं होतं की इबादतखाना में अकबर काय करत होतं की वेगवेगळ्या धर्माचे विद्वानांशी ते चर्चा करत असायचा. तर इमारत बघा, ताजमहाल, आता हे पण चार्ट आहे, नोट डाऊन करायचं. इमारत, ताजमहल निर्माण करतात. ताजमहलची निर्मिती कोणी केली? शहाजहान केली. कुठे? आग्र्याला. लाल किल्ला कुठे आहे? निर्मिती शहाजहाने केली, दिल्लीला. अकबर का मकबरा जहांगीरने केली. स्थान आहे सिकंदराबाद. आता हे ट्रिक करायचे. ताजमहाल, शहाजहां, आग्रा. तुम्ही मनात ट्रिक करायचं. लाल किल्ला, शहाजहान आणि दिल्लीला आहे. अकबर का मकबरा, जहांगीर, सिकंदराबाद. पुराणा किल्ला, शेरशहा, पुराणा किल्ला, परत पुराणा किल्ला, शेरशाह सुरी दिल्लीमध्ये, शालीमार बाग जहांगीर, श्रीनगर, कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली, ढाई दिन का झोपड़ा, कुतुबुद्दीन ऐबक अजमेर, अकबर का किल्ला, अकबर इलाहाबाद. अशा प्रकारचे चार्ट करून आपण काय करायचे ते ट्रिक्सनुसार हे करायचं. आता काय पाठ करण्याच्या गोष्टी नाही आहेत किंवा आता एवढं वाचत बसण्यात हे नाही, मग ते आपण 2-3 मिनटात ट्रिक्स करायचे आणि ते कसे वाचत राहील की लक्षात राहतात. आर्य समाजाची स्थापना कधी झालेली आहे? तर हे देखील आपल्याला माहिती आहे, इतिहासामध्ये आहेत. तर 1875ला, ह्या तुम्हाला माहितीच असतील की 1875ला काय झालेलं आहे की आर्य समाजाची काय झालेली आहे? स्थापना झालेली आहे. आर्य समाजाची स्थापना झालेली आहे. तर पुढे पहा, इथं चार्ट आहे बघा. हा पण चार्ट तुम्ही काय करायचं, पॉज करून तुम्ही नोट डाऊन करू शकता. ब्रह्म समाजाची स्थापना 1828ला झालेली आहे. राजाराम मोहन राय. सत्यशोधक समाजाची स्थापना 1873ला झाली आहे. ज्योतिबा फुले, विल्लूर मठ 1997. स्वामी विवेकानंद. रामकृष्ण मिशनची स्थापना स्वामी विवेकानंद यांनी केलेली आहे. अभिनव भारत संस्था विनायक दामोदर सावरकर यांनी केलेले आहे. तर हे चार्ट तुम्ही काय करायचं, वहीमध्ये नोट डाऊन करायचे आहे. तर 20वा प्रश्न बघा. तर 20 नंबरचा प्रश्न, निम्न में से कौन काकोरी कांड में संबंधित नहीं है? काकोरी कांड से कौन संबंधित नहीं है? राजेंद्र लाहिड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल की, अशफाकुल्ला खां, सूर्यसेन. तर काकोरी कांड में सूर्यसेन संबंधित नहीं है. काकोरी कांड मध्ये कोण नाही आहे? एकच संबंधित नाही, तो आहे सूर्यसेन. ऑप्शन क्रमांक हा संबंधित नाही, बाकी तिघं काय त्याच्याशी रिलेटेड आहेत बघा. काकोरी कांड से सूर्यसेन संबंधित नहीं है, जबकि राजेंद्र लाहिड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल्ला, अशफाक खां काकोरी कांड में संबंधित है. हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदल कर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया. इसका नाम इसलिए बदल दिया गया कि कांड शब्द सही भावना को नहीं दर्शाता है. यह घटना 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के पास काकोरी नामक गांव में ब्रिटिश. काकोरी कांड हे कशाचे आहे? तर ते काकोरी नामक गावशी रिलेटेड आहे. काकोरी कांड हे शब्द त्याने काय केले, हे भावना को नहीच दर्शाता म्हणून कांड हे बदललेलं आहे बघा. ब्रिटिश राज्य के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारियों के द्वारा की गई थी. नोट, सूर्य सेन चटगांव शस्त्रागार लूट 18 अप्रैल 1930 से संबंधित थे. बंगाल के सूर्यसेन मास्टर दा ने अंग्रेजों के विरुद्ध प्रबल क्रांतिकारक आंदोलन की नेतृत्व की थी. 21चा प्रश्न पहा, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सामग्री, सहायक सामग्री महाद्वीपों के अनुपातित क्षेत्र एवं आकार को दर्शाने में सर्वाधिक उपयुक्त है? विश्व का प्राकृतिक मानचित्र, विश्व का राजनैतिक मानचित्र, ग्लोब आणि इनमें से कोई नाही. तर ऑप्शन काय आहे? महाद्वीप के अनुपयुक्त हे तर ग्लोशी रिलेटेड आहे. हा प्रश्न पण एवढा काय कॉमन सेन्सने आपण असं सोडू शकतो. ग्लोब एक सहायक सामग्री हे तर वाचण्याची मला वाटत नाही गरज आहे. पुढे बघा 22 नंबरचा प्रश्न, भूगोल शिक्षण की उपयुक्त विधी है? कशासाठी? वार्तालाप विधी, भ्रमण विधी, कहाणी विधी, इसमें से कोई नाही. तर भूगोल काय कशाची आहे? तर भ्रमण विधीशी आहे, टूर मेथडशी आहे. तर प्रश्न क्रमांक बघा 23चा बघा, सर्वव्यापी भाषा को मानचित्र को समझने के सर्वव्यापी भाषा को समझा जा सकता है. मानचित्र को समझने के लिए रूढ़ चिन्हों से, रेखा चित्रों से, वर्णमाला के अक्षरों से, थीमेट्रिक मानचिन्ह से. मानचित्र को समझने की सर्वव्यापी भाषा को रूढ़ चिन्हों से
मानचिन्हासाठी काय रूढ़ चिन्हों से, ऑप्शन क्रमांक ए। तो स्पष्टीकरण आहे बघा, मानचित्र को समझने की सर्वव्यापी भाषा को रूढ़ चिन्हों से समझा जा सकता है। रूढ़ चिन्हों से तात्पर्य उन चिन्हों से होता है जो अलग अलग भौतिक और सांस्कृतिक संरचनाओं को प्रदर्शित करने के लिए निर्मित किए जाते हैं। यह चिन्ह किसी विशिष्ट संरचना या विशिष्ट संकेत आदि को प्रदर्शित करने के लिए बनाए जाते हैं और उसी संदर्भ में रूढ़ हो जाते हैं, इसलिए इन्हें रूढ़ चिन्ह कहा जाता है। जो जैसे सड़क के किनारे लगे साइन बोर्ड पर यातायात के अलग अलग चिन्ह, नक्शे आदि पर नदी, तालाब के सड़क आदि के प्रदर्शित के लिए बनाया जाता है। यू आकार की घाटी का निर्माण होता है। यू आकार नदी द्वारा, हिम नदी द्वारा, पर्वत द्वारा की सागरी तटे। यू आकार कशासाठी होते? हिम नदी द्वारा। बी अशा प्रकारचे यू आकार कशा आहे तर हिम नदी द्वारा होते। यू आकार की घाटी का निर्माण हिम नदी द्वारा होता है। ऊंचाई पर स्थित हिमानियों के पार्श्व अपर्दन के कारण इस प्रकार की घाटी का निर्माण होता है। इसका निचला तल चौड़ा एवं चपटा तथा किनारों से खड़े होते हैं। इथे स्पष्टीकरण बघा, बी आकार की घाटी आहे, जलप्रपातचं दिलेलं आहे, रॅपिडचं दिलेलं आहे, हे तुम्ही पॉज करून वाचू शकता। तर बघा 25 नंबरचा प्रश्न बघा, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, तर ऑस्ट्रेलियाची राजधानी काय आहे? तर या प्रश्नाचं उत्तर तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये सांगा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी काय आहे? ऑस्ट्रेलियाची राजधानी काय आहे? कॅनबरा, सिडनी, मेलबोर्न की इसमें से कोई नहीं। तर ऑस्ट्रेलियाची राजधानी काय आहे ते कमेंट बॉक्समध्ये सांगा। अशाच प्रकारच्या व्हिडिओसाठी लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका। धन्यवाद।